गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में बेटा हमने चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर लिया था, मोशन इन प्लेन। उससे पहले मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। दोनों चैप्टर हमारे फिनिश हो गए और न्यूमेरिकल भी हमने डिस्कस कर लिए। लास्ट चैप्टर जो थे अपने थर्ड और फोर्थ, उन दोनों चैप्टर में हमने केवल मोशन की बात करी, प्योर काइनेमेटिक्स। मतलब उसमें हमने मोशन के कॉजेज का पता नहीं किया कि किस वजह से मोशन हो रहा है ऑब्जेक्ट का, और वो कॉजेज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 5 लॉज ऑफ मोशन, फोर्स। इस चैप्टर में हम फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे बेटा? फोर्स, जो आप फिजिक्स की एक की मानते हो कि बिना फोर्स के, या फोर्स जो है एक फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम फिजिक्स में सबसे ज्यादा पढ़ते हैं, ठीक है ना। मोशन और फोर्स ये 11th क्लास में। तो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है ना। उसके बाद हम फोर्सेस की भी बात करें तो टाइप्स ऑफ फोर्सेस देखेंगे कि भाई कितने टाइप के फोर्स होते हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो फोर्स की जनरल डेफिनेशन आपने 6th 7th 8th क्लास में पढ़ी होगी। किसी ऑब्जेक्ट को पुश करना या पुल करने को अपन फोर्स बोलते हैं। किसी ऑब्जेक्ट को पुश करना या पुल करने के लिए जो फिजिकल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम फोर्स बोलते हैं। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सबसे पहले हम फोर्स की बात करें तो फोर्स की डेफिनेशन आप सिंपल लिख सकते हो, किसी ऑब्जेक्ट को पुश करना या पुल करना फोर्स है, ठीक है। इसके कुछ की पॉइंट्स लिख देता हूं। फर्स्ट पॉइंट, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी विदाउट डायरेक्शन। वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। विदाउट डायरेक्शन अपन फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते किसी ऑब्जेक्ट पे, तो डायरेक्शन हमें पता होनी चाहिए। सेकंड, SI यूनिट ऑफ फोर्स, SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, जिसको कैपिटल N से डिनोट करते हैं। फोर्स की SI यूनिट क्या होती है? न्यूटन। न्यूटन साइंटिस्ट का नाम था, उसके नाम से इसकी यूनिट पड़ी है किलोग्राम पर मीटर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 न्यूटन इक्वल्स टू अपन लिखेंगे 1 न्यूटन फोर्स की बात करी जाए तो 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन हुआ, किलोग्राम मास हुआ। मास इनटू एक्सेलरेशन फोर्स होता है। ये न्यूटन सेकंड लॉ से हम सीखेंगे। अब हम कैसे डिफाइन करें कि 1 न्यूटन फोर्स कितना होता है? अगर 1 किलोग्राम मास के ऑब्जेक्ट को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करें, या मैं उस पर 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करूं तो उसका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं 1 न्यूटन। CGS यूनिट, CGS यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन। डाइन साइंटिस्ट का नाम था, इसको dy से डिनोट कर लेते हैं। CGS यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन। और आपने न्यूटन और डाइन का रिलेशन सीखा होगा। 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 डाइन होता है। 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 डाइन, ये आपने सीखा हुआ। 1 न्यूटन फोर्स जो है वो 10 टू द पावर 5 डाइन के इक्वल होता है, ये हमने सीखा हुआ है। और उसमें यूनिट मेजरमेंट वाले चैप्टर में हमने डिस्कस कर लिया था। इसकी जो डायमेंशन होती है फोर्स की, वो भी हमें पता होनी चाहिए। फोर्स की डायमेंशन आप मास इनटू एक्सेलरेशन या आपकी ये जो डेराइव्ड यूनिट है इससे अपन पता कर लेते हैं। किलोग्राम मास 1 टाइम्स m1, लेंथ मीटर l1 अपॉन टाइम स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर अपॉन में है तो ऊपर जाके माइनस की पावर 2, m1 l1t माइनस 2 रट जाती है। डायमेंशन ऑफ फोर्स, डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होती है? m1 l1t माइनस 2 हमें रट जाती है। तो फोर्स के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स जो हमें पता होने चाहिए। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, SI यूनिट न्यूटन होती है, CGS यूनिट डाइन होती है, 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 डाइन, और इसकी डायमेंशन हमें पता होनी चाहिए। अब हम बात करें बेटा टाइप्स ऑफ फोर्स। हम बात किसकी करें? टाइप्स ऑफ फोर्स। फोर्स कितने टाइप के होते हैं? टाइप ऑफ फोर्स या टाइप्स ऑफ फोर्स, 2 टाइप के फोर्स जनरली हम पढ़ते हैं, टचिंग फोर्स एंड नॉन टचिंग फोर्स, ठीक है ना। इस तरह से हम इनको डिफाइन कर लेते हैं, टचिंग एंड नॉन टचिंग। फर्स्ट अपना टचिंग फोर्स, जो हमें दिखता है, दिखने वाला फोर्स। और दूसरा नॉन टचिंग फोर्स, जो हमें दिखता नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन टचिंग, नॉन टचिंग फोर्स। अब टचिंग फोर्स के एग्जांपल की बात करें तो इसके 3 एग्जांपल या 3 टाइप्स से पढ़ते हैं। ये भी अपन 3 टाइप्स के पढ़ते हैं। जिसमें पहला अपना है नॉर्मल फोर्स, जिसको आज अपन डिस्कस करेंगे, नॉर्मल फोर्स। दूसरा अपना है फ्रिक्शन फोर्स,
वो इसी चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, और तीसरा जो टाइप है वो आपका टेंशन फोर्स। नॉर्मल फोर्स दो सरफेसेस के कांटेक्ट में आने से लगता है, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। फ्रिक्शन फोर्स जैसे अपन चलते हैं, स्मूथ सरफेस होती है, रफ सरफेस होती है, रफ सरफेस पे ज्यादा लगता है फ्रिक्शन, हम इजीली चल पाते हैं, स्मूथ सरफेस पे हम फिसल जाते हैं, स्लाइड कर जाते हैं, वो फ्रिक्शन फोर्स ही होता है। वहां पे अपन फ्रिक्शन फोर्स की बात करेंगे, तो ये अपन डिटेल से पढ़ेंगे। टेंशन फोर्स, एक थ्रेड लिया, डोरी, ठीक है ना, स्ट्रिंग से अपन ने कोई मास कनेक्ट कर दिया नीचे, और फिर अगर उसको हम सस्पेंड करते हैं तो उस पर टेंशन फोर्स लगता है थ्रेड में ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये टेंशन फोर्स होता है, जिसको टी से डिनोट करेंगे। तो तीन जो जनरल फोर्स हम टचिंग फोर्स है, जो दिखने वाले फोर्स हैं, वो इसी चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ मोशन में। ठीक है, जिसमें आज फर्स्ट वाला फोर्स को मैं आज ही बताऊंगा। दूसरा जो नॉन टचिंग फोर्स है वो हम 11th में कुछ 12th में हम डिस्कस करेंगे, और उसमें सबसे पहला जो फोर्स है वो है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। इस बुक में फर्स्ट बुक जो है उसका लास्ट चैप्टर नंबर शायद 8 होगा, 6 7 8, हाँ 8th वाला चैप्टर होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। जो हमें दिखता नहीं है बट होता है। अर्थ के सरफेस पे जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उन सबको अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, जिसे हम बोलेंगे जो फोर्स लगता है उस ऑब्जेक्ट के लिए वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। थोड़ा सा हमने इसको डिस्कस भी कर लिया होगा पहले टाइप्स ऑफ फोर्स में कभी। दूसरा हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दो चार्जेस के बीच, दो स्टैटिक चार्जेस के बीच जो फोर्स लगता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये फोर्स में हमें दिखता नहीं है, हमें चार्ज ही नहीं दिखता तो उनके बीच लगने वाला फोर्स कैसे दिखेगा? तो इस टाइप के फोर्स को बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो नॉन टचिंग फोर्स हुआ, जो दो चार्जेस के टच करने से नहीं, अलग अलग डिस्टेंस पे रखे हुए स्टैटिक है तो उनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है K Q1 किसी वीडियो में शायद मैंने बताया था। नेक्स्ट मैग्नेटिक फोर्स। नेक्स्ट जो नॉन टचिंग फोर्स है वो है मैग्नेटिक फोर्स। इस फोर्स के बारे में भी आपने सुना होगा। दो मैग्नेट लिए, दो मैग्नेट के एक का नॉर्थ पोल दूसरे का साउथ पोल, जैसे ही पास में लाते हैं दोनों चिपक जाते हैं, इसका मतलब उनके बीच में फोर्स लगा होगा और उस फोर्स को बोला जाता है बेटा मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है ना, उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स लगता है NS के बीच, तो वो चिपक जाते हैं। जो हमें दिखता नहीं, फोर्स हमें दिखता नहीं है फिर भी होता है, तो उसे हम बोलते हैं बेटा मैग्नेटिक फोर्स। नेक्स्ट होता है नॉर्थ या साउथ पोल पास में लाते तो रिपेल करता है, मतलब ऐसा लगता है पास में आने पे दूर भगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी आपका मैग्नेटिक फोर्स ही है। दो टाइप का होता है मैग्नेटिक फोर्स, अट्रैक्शन और रिपल्शन। तो ये भी हमारा नहीं दिखने वाला फोर्स हुआ, नॉन टचिंग फोर्स हुआ। और एक होता है न्यूक्लियर फोर्स, जो न्यूक्लियस के बीच लगता है। न्यूक्लियर फोर्स जो एटम के न्यूक्लियस के बीच फोर्स लगते हैं उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। देखो ये जो टचिंग फोर्स है तीनों इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे हम। ये वाला आपने 11th क्लास में इस फर्स्ट बुक में लास्ट चैप्टर, और ये जो तीनों फोर्स है वो 12th क्लास में डिस्कस करेंगे। जब हम चार्ज की स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज की स्टडी करते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ते हैं। जब चार्ज मूविंग कंडीशन में होता है मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है ना, ये भी 12th क्लास में है। और न्यूक्लियर फोर्स भी, न्यूक्लियर फिजिक्स जो पढ़ेंगे उसमें भी हम इस फोर्स की बात करेंगे। तो ये तीनों फोर्स हम 12th क्लास में डिस्कस करेंगे। ये वाला फोर्स अपने अभी है, चैप्टर है पूरा, और ये तीनों फोर्स जो है नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स एंड टेंशन फोर्स, वो इसी चैप्टर में लॉज ऑफ मोशन में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज हम बात कर लेते हैं बेटा नॉर्मल फोर्स की, उसके बाद लॉज ऑफ मोशन हम डिस्कस करेंगे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, फिर बाकी जो फोर्सेस बचे हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं नॉर्मल फोर्स की, सबसे पहले मैं नॉर्मल फोर्स डिस्कस कर लेता हूं। पहला टॉपिक अपना है नॉर्मल फोर्स, जिसको N से डिनोट करते हैं। नॉर्मल फोर्स को किससे डिनोट करते हैं? N से। When two surfaces are contact, this force will be act when two surfaces are in contact.
जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में होती हैं तो नॉर्मल फोर्स एक्ट करता है, नॉर्मल फोर्स एक्ट करता है, ये नॉर्मल फोर्स लगता है। दिस फोर्स विल बी एक्ट व्हेन टू सरफेसेस आर इन कांटेक्ट, फर्स्ट पॉइंट। और ये सरफेसेस के हमेशा नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये जो फोर्स लगता है नॉर्मल फोर्स, वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। एंड नॉर्मल फोर्स is always perpendicular, उल्टा टी परपेंडिकुलर का साइन है, परपेंडिकुलर टू द सरफेसेस। ठीक है ना, ये सरफेस के नॉर्मल होता है या परपेंडिकुलर, एक ही बात है, ऐसा हम बोलते हैं। जैसे अपन एक जनरल एग्जांपल की बात करें, ठीक है ना, अब इसके छोटे छोटे एग्जांपल की बात करें कि नॉर्मल फोर्स क्या चीज होती है। सपोज आपके पास एक हार्ड सरफेस है, टेबल है या अर्थ की सरफेस है, उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास स्मॉल है, एक ब्लॉक रखा हुआ है, एक ब्लॉक है जिसका मास स्मॉल है। ब्लॉक की सरफेस जो है वो अर्थ की सरफेस के कांटेक्ट में है। दो सरफेसेस, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दो सरफेस कौन सी कांटेक्ट में है, एक तो इस ब्लॉक की सरफेस और दूसरा अपनी अर्थ की सरफेस या जिस सरफेस पे रखा हुआ, जैसे टेबल के ऊपर रखा तो टेबल की सरफेस। अब मैं आपसे पूछूं कि दो सरफेसेस कांटेक्ट में है, दोनों आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगी और वो कौन सा फोर्स होगा, नॉर्मल फोर्स। जो ब्लॉक की सरफेस अर्थ की सरफेस पे नीचे की तरफ फोर्स लगाएगी उसे अपन mg से डिनोट करते हैं। वेट होता है ऑब्जेक्ट का, ये क्या होता है, वेट नीचे की तरफ लगता है हमेशा, mg। अर्थ की टुवर्ड्स ही होता है, अट्रैक्शन फोर्स ही लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, बात खत्म। तो इसकी सरफेस में लगा, जो ब्लॉक की सरफेस थी नीचे वाली, उस सरफेस ने अर्थ की सरफेस में नीचे की तरफ फोर्स लगाया mg। क्या उतना ही फोर्स अर्थ की सरफेस इस ब्लॉक की सरफेस में ऊपर की तरफ लगा रही होती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं बेटा, नॉर्मल फोर्स n। तभी ये ब्लॉक स्टैटिक है, अदरवाइज तो ये तो या तो ऊपर भागता है या अर्थ की सरफेस में चला जाता है। आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, आप चेयर पे क्यों बैठे हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया किसी ने आके, हाँ भाई साहब चेयर पे क्यों बैठे हैं, तो आपका आंसर ये नहीं होगा कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं या मेरे को किसी ने बोला हुआ इसलिए बैठा हूं, गलत। ये तो हर कोई बोल देगा। आपका आंसर क्या होना चाहिए कि सर मैं चेयर पे इसलिए बैठा हूं कि मेरी जो सरफेस है, मेरी जो सरफेस चेयर की सरफेस पे या अर्थ की सरफेस पे जितना नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है ना mg, उतना ही वो सरफेस, चेयर वाली सरफेस मेरे बॉडी के ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स लगा रही है, इसलिए मैं बैठा हूं, स्टैटिक हूं, रुका हुआ हूं। नहीं तो या तो ऊपर भाग जाता या नीचे चला जाता अर्थ में। तो आपसे बोला जाए कि ब्लॉक या बुक टेबल के ऊपर रखी है, क्यों, इसका रीजन ये है कि उस पर नेट फोर्स 0 है। जितना mg नीचे लग रहा है उतना ही नॉर्मल फोर्स ऊपर लग रहा है, n = mg होगा तभी ये स्टैटिक होगा, अदरवाइज तो भाग जाएगा इधर उधर। तो n = क्या कंडीशन आ गई अपने पास, mg, n की डायरेक्शन इस सरफेस के परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन और mg इनवर्ड डायरेक्शन, नॉर्मल टू द सरफेस, नीचे की तरफ होगी, n = mg। नेट फोर्स क्या होगा, 0। फर्स्ट लॉ में डिस्कस करेंगे इस बात को, न्यूटन फर्स्ट लॉ में डिस्कशन होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टैटिक है तो स्टैटिक ही रहेगा, और अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में होगा, जब तक उस पे नेट फोर्स 0 हो, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करें। ठीक है, ब्लॉक यहीं रहेगा जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। क्या ये लॉजिक आपको क्लियर हो गया, n = mg, ठीक है ना। और ये n आपका होता है नॉर्मल फोर्स, इस n को अपन क्या बोलते हैं बेटा, नॉर्मल फोर्स। क्लियर है, तो आपको यह आंसर भी समझ में आ गया होगा कि अपन चेयर पे क्यों बैठे होते हैं, खड़े क्यों हैं, टेबल के ऊपर बुक कैसे रखी होती है, वो भागती क्यों नहीं है इधर उधर, क्या रीजन है उसका। तो उसका रीजन यही है कि उस पे नेट फोर्स 0 है, जितना वो नीचे की तरफ उस सरफेस पे, नीचे वाली सरफेस पे mg लगाती है, उतना ही वो सरफेस ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से ब्लॉक स्टैटिक है, रखा हुआ है, स्थिर है, जो भी आप बोलना चाहें। और एग्जांपल सोचो, छोटे छोटे जनरल एग्जांपल, कि मान लो मैं ऐसे ले लूं सरफेस, ये अर्थ की सरफेस, इस पे 2 ब्लॉक देख लिए मैंने, एक ब्लॉक ये वाला, दूसरा ब्लॉक इसके इस तरह से कांटेक्ट में है, ठीक है ना। ऐसे जरूरी नहीं है कि इसी तरह से कोई ब्लॉक कांटेक्ट में, देखो a और b 2 ब्लॉक है ऐसे, यहां से भी कांटेक्ट में है, ये अर्थ की सरफेस से भी कांटेक्ट में है, अर्थ की सरफेस को c से डिनोट कर लिया। अब जितने भी नॉर्मल फोर्स या जितने भी फोर्सेज है इस ब्लॉक पे, दोनों ब्लॉक पे, वो कैलकुलेट करके बताओ। तो सबसे पहले देखो, ये जो सरफेस है
ठीक है ना। अर्थ की सरफेस समझ लो, कोई टेबल के ऊपर दो ब्लॉक रखे ऐसे कांटेक्ट में भी, तो ए की सरफेस सी की सरफेस पे नीचे की तरफ बल लगाएगी ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको मैं डिनोट कर सकता हूं NCA, नॉर्मल फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, नॉर्मल फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए नीचे की तरफ होगा। क्या उतना ही फोर्स ये सी की सरफेस ए की सरफेस पे ऊपर की तरफ लगाएगी, वो भी अपना नॉर्मल फोर्स ही होगा NAC। हालांकि इसको अपन mg लिख सकते हैं जो इसके इक्वल होगा, वो बात की बात है, बट अपन एक बार नॉर्मल फोर्स की बात करें, क्या मैं इसको NAC लिखूं, नॉर्मल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ A ड्यू टू C, ऊपर की तरफ होगा, बिल्कुल सही लिखा है। उसके बाद देखो एक और चीज जगह से कनेक्ट है, ये दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में है, यहां पे ऐसे है, तो सरफेस के परपेंडिकुलर इसकी सरफेस इस पे नॉर्मल फोर्स लगाएगी, इसकी सरफेस इस पे नॉर्मल फोर्स लगाएगी, तो इसकी सरफेस पे ये वाली सरफेस नॉर्मल फोर्स किधर लगनी चाहिए, इधर, नॉर्मल टू द सरफेस परपेंडिकुलर टू द सरफेस, पॉइंट लिखा हुआ सेकंड काम का है, इस डायरेक्शन में होगा। कितना होगा नॉर्मल फोर्स ऑन A ड्यू टू B NAD, इस तरफ होगा इस बार ये फोर्स। क्या उतना ही फोर्स B की सरफेस पे A की सरफेस पे लगाएगी उस तरफ, बिल्कुल लगाएगी इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू द सरफेस NBA, नॉर्मल फोर्स ऑन B ड्यू टू A, इसका काम खत्म। यहां से कांटेक्ट में थी तो दोनों सरफेस आपस में एक दूसरे पे फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। उसके बाद देखो B और C की सरफेस पे B नीचे की तरफ कितना लगाएगी CB, NCB, नॉर्मल फोर्स ऑन C ड्यू टू B, नीचे की तरफ उतना ही C की सरफेस B की सरफेस पे अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएगी, जिसको NBC से डिनोट करेंगे। ये सारे नॉर्मल फोर्स लिख लिए इस एग्जांपल में। इस टाइप से ब्लॉक अगर तो कांटेक्ट में है और किसी सरफेस पे रखे हो, अर्थ की सरफेस पे रखे हो, तो नॉर्मल फोर्स ऐसे देखेंगे हम उस पे। आ गया होगा मेरे हिसाब से क्लियर। तो नॉर्मल फोर्स की कहानी आपके दिमाग में फिट होने लगी, कैसे कैलकुलेट करना। अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल अपन डिस्कस करते हैं, नॉर्मल फोर्स से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। देखो जनरल न्यूमेरिकल बेसिक छोटे छोटे जो आपने पढ़ रखे हैं पहले। देखो एग्जांपल, बेसिक एग्जांपल करते हैं। अपन ने न्यूटन सेकंड लॉ भी नहीं पढ़ा, अपन डिस्कस करने वाले हैं, बट एक फॉर्मूला अपन जानते हैं F=ma। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे मैं फोर्स अप्लाई करता हूं तो एक्सेलरेट होता है फोर्स की डायरेक्शन। न्यूटन सेकंड लॉ से फॉर्मूला डेराइव किया जाता है F=m। अगर आपको फोर्स गिवन है, मास गिवन है, तो एक्सेलरेशन, ये फोर्स और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होगी, जिधर फोर्स लगता है उधर ही एक्सेलरेशन होता है। मान लो एक ब्लॉक जिसका मास 5 kg है, कितना है 5 kg, और उस पे हमने फोर्स लगाया 10 न्यूटन इस डायरेक्शन में। फोर्स की वैल्यू कितनी है 10 न्यूटन, इस डायरेक्शन में अप्लाई किया होगा। बता ब्लॉक किधर जाएगा, उधर ही जाएगा। जनरल सोचने वाली बात है, न तो नीचे जाएगा न ऊपर जाएगा। नीचे ऊपर जाने का तो काम ही खत्म, ब्लॉक इधर ही जाएगा। कितने एक्सेलरेशन से जाएगा, मुझे वो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है और नॉर्मल फोर्स फाइंड आउट करना है। मुझे ए कैलकुलेट करना है और नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्योंकि हमारा टॉपिक ही नॉर्मल फोर्स था। तो ब्लॉक जब इधर मूव कर रहा है, कितना फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में 10 न्यूटन। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में फोर्स कितना है 10 न्यूटन। देन एक्सेलरेशन कितना होगा उसी इक्वेशन से ध्यान से सीखो, A = F/m। A = F की वैल्यू बोलो 10 न्यूटन, मास की वैल्यू बोलो 5 kg, कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। क्लियर, इसी डायरेक्शन में। अब अपने को नॉर्मल फोर्स की बात करनी चाहिए, मूव कर रहा हूं चाहे स्टैटिक हो। मैं बोलूं mg तो नीचे की तरफ ही होगा 50 न्यूटन। mg कितना होगा 5 × g की वैल्यू 10, 50 न्यूटन। क्या उतना ही फोर्स ये अर्थ की सरफेस इस ब्लॉक पे ऊपर की तरफ लगाएगी नॉर्मल फोर्स। तो n क्या लिखा जाएगा बेटा mg। n = m की वैल्यू 5, g की वैल्यू आप जनरली 10 ही ले लिया करो ताकि कैलकुलेशन इजी रहे। 9.8 ले सकते हैं या 10 ले सकते हैं। तो 5 × 10 कितना हो गया n 50 न्यूटन। n की वैल्यू कितनी आ गई 50 न्यूटन। आपसे यही पूछा था क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, मैंने फोर्स ऐसे नहीं लगता है, ब्लॉक आपका वही था 5 kg, मैंने फोर्स 10 न्यूटन ऐसे लगाया इंक्लाइन से, थीटा = 30 डिग्री। ये आपका 30 डिग्री है, फोर्स की वैल्यू है 10 न्यूटन।
अब कैलकुलेट करके बताओ दोनों वैल्यूज ए और एम, नॉर्मल फोर्स बताओ और एक्सेलरेशन बताओ। अब जनरल सोचो जब मैं फोर्स ऐसे लगाऊंगा तब भी ब्लॉक इधर ही जाना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि अर्थ की सरफेस में चला जाएगा, सरफेस हार्ड लेके चलते हैं बेटा, हमारी सरफेस कैसी है, अर्थ की सरफेस हार्ड सरफेस है। ब्लॉक पे आप ऐसे फोर्स लगाओगे तब भी ब्लॉक आगे की तरफ ही खिसकेगा, न कि ग्राउंड में जाएगा, सरफेस के अंदर नहीं जाएगा, ब्लॉक आगे की तरफ ही जाएगा। कितने एक्सेलरेशन से जाएगा और नॉर्मल फोर्स कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो मैं आपसे पूछूं बताओ एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में फोर्स कितना लगा, क्या 10 न्यूटन है? नहीं, 10 न्यूटन का एक कंपोनेंट ये वाला उसकी वजह से उधर जा रही है। तो मैं आपसे कंपोनेंट पूछूं थीटा के साथ वाला कितना होगा इस डायरेक्शन में, इस 10 का कंपोनेंट 10 cos 30। एक कंपोनेंट तो ये होगा इस डायरेक्शन में जिसकी वजह से ये एक्सेलरेट करेगा और आगे जाएगा, जिसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। और 10 न्यूटन का एक कंपोनेंट इस ब्लॉक पे नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा 10 sin 30। अब देखो एक्सेलरेशन इजी हो गया, इस पे mg नीचे की तरफ, mg नीचे की तरफ, m की वैल्यू 5, g की वैल्यू 10। नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ, चाहे मोशन में हो चाहे स्टैटिक हो, नॉर्मल फोर्स इस सरफेस के परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब मैं आपसे पूछूं बताओ पहले एक्सेलरेशन कैलकुलेट करके बताओ। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऑफ फोर्स 10 cos 30, 10 cos 30 अपॉन मास 5, a इक्वल्स टू f by m वाले फॉर्मूले से। इस बार 10 न्यूटन नहीं लेना, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में फोर्स 10 न्यूटन नहीं लग रहा, केवल उसका एक कंपोनेंट वर्क कर रहा है 10 cos 30 इस डायरेक्शन में, वही लेना है अपॉन मास 5। ये कितना हो गया, 2 टाइम्स कट गया, 2 cos 30, a की वैल्यू आ गई 2 cos 30 sin 60 के इक्वल √3/2, 2 से फिर से 2 कैंसिल हो गया, √3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 1.732 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपसे पूछा जाएगा नॉर्मल फोर्स, तो इस ब्लॉक को ध्यान से देखो, mg तो है ही 50 न्यूटन नीचे की तरफ, 50 न्यूटन, ये तो अप्लाई है ही नीचे की तरफ। एक और फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ 10 sin 30, और फिर इन दोनों का टोटल जो है वो क्या होना चाहिए, नॉर्मल फोर्स। एक्चुअल में हमने पहले जैसे मान लो 50 न्यूटन था, उस पे और फोर्स लगाया ऊपर से नीचे की तरफ, तो अब आपका mg इंक्रीज करके वही आपका नॉर्मल फोर्स होगा जितना इंक्रीज कर सकते टोटल जो है आपका। तो नॉर्मल फोर्स आपका आ गया n इक्वल्स टू mg प्लस 10 sin 30, 10 sin 30, mg की वैल्यू थी 50 प्लस 10 sin 30 की वैल्यू 1/2, 2 से ये कट गया 5 टाइम्स, आंसर आ गया 55 न्यूटन। नॉर्मल फोर्स हो गया आपका 55 न्यूटन। लॉजिक दिमाग में आ गया, चाहे ऑब्जेक्ट आपका स्टैटिक हो चाहे मूविंग कंडीशन में, जितना उसके नीचे की तरफ अपनी तरफ फोर्स लगता है उतना ही ये जो सरफेस है ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी, जिसे अपन नॉर्मल फोर्स बोलेंगे, और उसकी वैल्यू आपके पास है इस बार 55 न्यूटन। क्वेश्चन ऑलमोस्ट वही था, मैंने डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज कर दी, फोर्स को अप्लाई करने की डायरेक्शन जो थी वो चेंज कर दी। पहले फोर्स ऐसे लग रहा था, फोर्स मैंने ऐसे लगाया। एक जनरल एग्जांपल और डिस्कस कर लेते हैं, बहुत इजी सा। देखो छोटा सा क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। ब्लॉक वही 5 kg का है भाई साहब, 5 kg का ब्लॉक ही अपने पास, एक ही क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। मैंने इधर से लगाया फोर्स 10 न्यूटन 30 डिग्री एंगल, और इधर से इस पे फोर्स लगाया 20 न्यूटन 60 डिग्री एंगल, और आपको वही दोनों चीज फाइंड आउट करनी है, एक्सेलरेशन और नॉर्मल फोर्स। तो सबसे पहला काम क्या होगा, कंपोनेंट लिखना है कि अगर मैं 10 न्यूटन के दो कंपोनेंट की बात करूं तो एक तो इस डायरेक्शन में होगा 10 cos 30, जिसकी वैल्यू होगी 10 cos 30 √3/2, 5√3 न्यूटन। एक नीचे की तरफ 10 sin 30, sin 30 की वैल्यू 1/2, तो ये हो गया 5 न्यूटन नीचे की तरफ। ऐसे 20 न्यूटन के दो कंपोनेंट, ऐसे फोर्स लग रहा तो एक कंपोनेंट इधर होगा इस डायरेक्शन में, 20 cos 60, cos 60 की वैल्यू sin 30 के इक्वल 1/2, आंसर आ गया 10 न्यूटन। और एक कंपोनेंट इससे फिर नीचे की तरफ 20 sin 60,
और sin 60√3/2, तो ये हो गया आपका 10√3 न्यूटन। नीचे की तरफ दो फोर्स लगी है, 5 न्यूटन 10√3, और mg 50 न्यूटन तो पहले से ही था। तो नॉर्मल फोर्स बताओ ऊपर की तरफ कितना होगा, वो हम कैलकुलेट करते हैं। नॉर्मल फोर्स किधर होगा, ऊपर की तरफ। ये वाला 10 न्यूटन इस डायरेक्शन में, इस ब्लॉक पे, इस डायरेक्शन में 5√3 समथिंग, 5 से थोड़ा सा बड़ा होगा। बड़ा कौन सा, 10 न्यूटन इस डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स कितना हुआ, F नेट, ब्लॉक पे F नेट कितना हुआ, 10 - 5√3 न्यूटन। एक्सेलरेशन कितना होगा, कौन सी डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। कितना होगा, F नेट अपॉन m। तो A = F नेट आ गया 10 - 5√3 अपॉन मास कितना था ब्लॉक का, 5 का डिवाइड कर लो 2 - √3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका एक्सेलरेशन आ गया बेटा, ये आपका क्या आ गया, एक्सेलरेशन 2 - √3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। √3 1.732 होता है, 2 में से माइनस करेंगे पॉइंट समथिंग आ जाएगा। चलो नेक्स्ट, नॉर्मल फोर्स। इस ब्लॉक पे नीचे की तरफ टोटल फोर्स कितना है, 50 5 10√3, ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स है, तो n की वैल्यू आ गई 50 + 5 + 10√3 न्यूटन। टोटल कर लो आंसर, n = ये हो गया 55 + 10√3। ठीक है ना, √3 को डायरेक्ट ऐड मत कर देना, पहले √3 से मल्टीप्लाई करना, फिर उसके बाद लिखना न्यूटन आंसर। इस तरह से हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे अपने, इसमें फोर्स ऑफ कंपोनेंट भी हमने सीख लिया, प्लस एक नॉर्मल फोर्स जो होता है वो हमने सीख लिया। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही काफी है, कल अपन लॉस पढ़ेंगे। थैंक यू।